सर, इस सभागृह में इस महत्वपूर्ण मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल पर जो सम्मान्य सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं और इसका समर्थन किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। सर, मैं सदन को इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई चुनाव को देखकर इस बिल को हमने नहीं लाया। आदरणीय सातव जी जब कह रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामलीला मैदान पर जितनी बातें मैंने की जो यूट्यूब पर है, वो अगर पूरी नहीं होगी तो आप जरूर सदन में इस बात को जरूर उठाइए। पर इसमें क्या क्या अड़चन आई मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो जो बातें मैंने की वो 100% पूरी होगी, नहीं तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठाने का अधिकार है, आप जरूर उठाइए। सर, ये जब पहली बार हमारी सरकार आई तो ये कोई पुराने सरकार ने लाई हुई ई रिक्शा नहीं थी। ये चाइना से कुछ मॉडल इंपोर्ट हुए और ये दिल्ली में शुरू हुई। ये बात सही है कि ये चाइना से आई और उसके बाद में ये चलती रही और इसकी संख्या बढ़ती गई। फिर हमारे यहाँ के लोगों ने भी इसको बनाना शुरू किया और ये संख्या काफी बड़े प्रमाण में दिल्ली में बढ़ी। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो एक बात ध्यान में आई कि हमारे देश में साइकिल रिक्शा चलाने वाले और सामान साइकिल रिक्शा के द्वारा ढोने वाले लोगों की संख्या अनुमानित 1 करोड़ है। हमारे बिहार और यूपी में जो चलते हैं उसको जुगाड़ कहते हैं। वो तो कोई अनुमति लेते नहीं, कोई परमिशन में नहीं आते, पर जब कोई कार्रवाई करने की बात कहते तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी को रोजगार मिला है और उसको स्टैंडर्डाइज करे और उसको बंद करे तो बेचारा क्या करेगा। तो पहली बात ऐसी है कि हमारी सरकार आने के बाद इसको मोटर व्हीकल एक्ट में रखने के बजाय मैंने गरीबों के हितों में काम होना चाहिए, इसलिए पहला निर्णय किया कि इसको मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मैंने कहा कि यह गरीबों का, इसकी तुलना साइकिल रिक्शा से करनी चाहिए, ऑटो रिक्शा से नहीं। और यह स्टैंड आपकी भी सरकार थी तो इतने सालों तक कोई बिल नहीं आया, कोई रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी नहीं थी, कोई घोषणा नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में यह ख्याल था कि ये मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट में ई रिक्शा चलाना और बनाना ये इम्पॉसिबल है और इसलिए इसकी तुलना साइकिल रिक्शा के साथ करके इसको मैंने निकालने का काम किया और इसकी गाइडलाइंस इशू कर दी। बाद में दिल्ली में एक एक्सीडेंट हो गया और जैसे एक्सीडेंट हो गया तो मैटर हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और सम्मानीय कोर्ट ने ऐसा कहा कि इसको मोटर व्हीकल एक्ट में लेकर इंश्योरेंस के लिए, सेफ्टी के लिए, जिसका एक्सीडेंट होगा उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होगा, व्हीकल का इंश्योरेंस क्या होगा, इसके बारे में जब तक नियम तैयार नहीं होंगे तब तक आप इसको अनुमति नहीं है। अब जो चीज सरकार में हमने गरीबों के हित में की थी, सम्मानीय कोर्ट का निर्णय हमारे पर बंधनकारक था और इसलिए रामलीला मैदान पर जो कुछ मैंने कहा था उसको कोर्ट ने स्थगनादेश लगाने के कारण उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फिर हमने तय किया कि इसमें ये गरीब आदमी को कैसे पुराए। आप में से बहुत से सम्मानीय सदस्यों ने सुरक्षा की बात की। टेरी नाम के संस्था ने दिल्ली में जब इसका अध्ययन किया तो 52 प्रकार के मॉडल्स ध्यान में आए और मैं सम्मानीय हमारी बहन जी को बताना चाहता हूं कि इसके बारे में सुरक्षा का भी एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। आईआईटी को, इंजीनियरिंग कॉलेज को, पॉलिटेक्निक कॉलेज को और इसके रिलेटेड सभी इंस्टीट्यूशन को मैंने बुलाया। इसमें से कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आदरणीय गीते साहब के मार्गदर्शन में काम करती है, उनको भी बुलाया और हमने इस पैटर्न डिजाइन में से कुछ डिजाइन ऐसे सिलेक्ट किए, उसके नाम्स पक्के किए कि सेफ्टी के लिए वो आवश्यक हो। अब हमारे देश में अब चाइना से इंपोर्ट होना बंद हो गया है। ये किसी इंडस्ट्री को मदद करने के लिए शुरू नहीं हुआ है। अब इसकी हजारों इंडस्ट्री है, लुधियाना में काम हो रहा, सब जगह काम हो रहा, अभी उसका काम हो रहा, देश में हो रहा है और मैं तो इसको और विकसित होना चाहिए, इसलिए आईआईटी के इनोवेशन हमारे डॉक्टर टाटा ने अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट बनाया, वो नाम है इनोवेशन और उसके डॉक्टर माशेलकर जी उसके अध्यक्ष है उस संस्था के, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, इसकी बार बार हम बात करते हैं और आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। तो इसके लिए मैंने कहा इसको सबको आह्वान करो कि यह सस्ते में अच्छा कैसा बने। अब उसमें नया कानून में मुद्दा आया कि मोटर में और ट्रक में जो भी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। अब एक नई बात आई तो हमारे डिपार्टमेंट में टेक्निकल लोगों ने कहा कि जो इसके सभी जितने एलिमेंट इसको लगते हैं
उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो। फिर मैंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक एक पार्ट अगर नए से बनेगा तो फिर इसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए जाएगी। जो गरीब आदमी साइकिल रिक्शा चलाने वाला है उसको ई रिक्शा का ऑप्शन देकर अगर 2 लाख की कॉस्ट लगेगी तो गरीब आदमी के ऊपर अन्याय होगा। और ये बहुत संवेदनशील विषय है और मैं इस विषय के साथ संवेदनशीलता से जुड़ा हूं और इसलिए कानून में अगर सुधार करके गरीब आदमी का फायदा होता है तो कानून को बेंड करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, पर बेंड करना चाहिए और गरीब आदमी के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये मेरा मत है। जो प्रहलाद पटेल जी सम्मानित से बता रहे थे, मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो मैंने हमारी ट्रेड यूनियन पार्टी की मैंने शुरू की और मैं असंगठित क्षेत्र के लेबर में काम करता हूं और आज भी मैं कम से कम 80,000 लेबर यूनियन का अध्यक्ष हूं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और उन लोगों की हालत को मैं जानता हूं और इसलिए हमने सर मैं बताता हूं ना, आप चिंता मत करें, आपके सब सवालों का मैं जवाब देता हूं। आपको कोई थोड़ा बेयर करिए। अब पहला प्रश्न ऐसा है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया कि प्रत्येक पार्ट को स्टैंडर्डाइज करना। अब प्रत्येक पार्ट को स्टैंडर्डाइज करना है तो इसके लिए इंडस्ट्री में इसके अलग अलग पार्ट बनेंगे और हर स्टैंडर्डाइज करे तो कॉस्ट 2 लाख रुपए के ऊपर जाएगी। और एक बात सच है कि ये ई रिक्शा पोल्यूशन फ्री है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर है और ये साइकिल रिक्शा का अल्टरनेटिव है। तो स्वाभाविक रूप से ऑटो रिक्शा का और बाकी लॉबी जो है वो तो चाहते कि ये ई रिक्शा, अगर ऑटो रिक्शा जाने के लिए 50 रुपए लगते हैं तो ई रिक्शा वाला 12 से 15 रुपए लेता है, तो वो भी चाहते कि इसको बंद करो क्योंकि उनको लगता है हमारे पेट पर आएगा। अब मुझे बताइए कि इस देश में 1 करोड़ गरीब है अनुमानित, जो देश के सभी शहरों में माल खींचने का काम अपने ताकत से करते हैं। ये अमानवीय है। क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में इस प्रकार का विचार होना चाहिए। और इसलिए एक मामले का निर्णय मैंने किया और वो बहुत समझते हुए किया। वो निर्णय किया कि मार्केट में जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल है इसमें हो सकता है और मुझे कबूल करने में कोई संकोच नहीं है कि अगर कोई हीरो होंडा का चक्का होगा तो टीवीएस का एक्सल होगा तो कोई और कुछ का होगा, ये हो सकता है। तो मैंने कहा कि लुधियाना के बाजार में, दिल्ली के बाजार में जो सस्ते से सस्ता अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है उसका पैटर्न डिजाइन जो है उसको टेस्टिंग करके फिर इसको मान्यता दो। इसके एक एक पार्ट को स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता नहीं। अब प्रॉब्लम है कि एक एक बात के लिए मुझे फाइल पर ओवर रूल करना पड़ा। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करें क्योंकि गरीब आदमी इसको बेयर नहीं कर सकता। पर सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आईआईटी के इंजीनियर्स को बुलाया, हमारे सभी इंस्टीट्यूशन को बुलाया, गीते साहब की जो इसने उनको बुलाया और ये सब पार्ट को स्टैंडर्डाइज करके पैटर्न डिजाइन जो 52-53 थे उसमें से कुछ डिजाइन की अनुमति दिल्ली की हमारी सरकार की टेक्निकल संस्था देती है, वही पैटर्न पर अब रिक्शा बना सकते हैं। अब चाइना से कुछ आता नहीं, हमारे देश में सब पैदा होता है। अब इसकी हजारों कंपनियां गांव-गांव में खुल रही है और मेरा सपना है और मैं आपको समर्थन मांगता हूं, क्या हम इस देश को साइकिल रिक्शा चलाने वाले उन लोगों को जो मेहनत करके, किसी को टीबी हो रहा, किसी को फेफड़ों में कोई नए डिसीजेस हो रहे, क्या उन गरीबों की हम जान बचा सकते हैं? क्या पूरा कन्वर्शन जो है, जो मेहनत से चलाता है उसको एनर्जी पर कर सकते हैं? और उसके लिए ये प्रपोजल लाया हुआ है। और इसलिए मैं और एक बात बताता हूं, इसमें एक बात दिल्ली में है कि कोई बड़ा सेठ आदमी 100 रिक्शे लेता है और गरीबों को किराए से देता है। तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा, तो चालक मालक जो चलाएगा वही मालक होगा, ये हमने इसमें नियम किया। हम नहीं चाहते कि कोई बड़ा व्यापारी 25 रिक्शे खरीद करे और 100 रुपए रोज लेकर गरीब को चलाने के लिए दे, नहीं चाहते। और इसलिए सबसे चालक मालक ये भी कल्पना इसमें की है। अब इसमें हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मोटर व्हीकल एक्ट के सब कलम लगते हैं। सिक्योरिटी का लगता है, इंश्योरेंस का लगता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लगता है, इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके ऊपर नंबर प्लेट लगेगी। और रजिस्ट्रेशन भी मैंने राज्य सरकार को कहा कि ई रजिस्ट्रेशन करिए ताकि भ्रष्टाचार न हो, इसके ऊपर नेम प्लेट लग जाए। और मैं और आपको कहना चाहता हूं, बहुत से सदस्यों ने कहा कि अब जो क्या है कि चक्का पहले छोटा था, क्योंकि मैं भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूं, तो पहले चक्का छोटा था तो ताकत लगती थी, अब चक्का बड़ा हुआ तो महिला भी चला सकती है। और इसलिए मैं सदन को विश्वास देना चाहता हूं कि इसकी सुरक्षा के सभी मामलों का विचार करके
स्टैंडर्ड डिजाइन को तैयार करके हमने इसको तैयार किया है, मान्यता दी है। अब महिला भी इसको चाहे तो चला सकती है, महिला और पुरुष के बारे में कुछ नहीं होगा, वो भी अपना रोजगार इसमें मिला सकती है। अब इसमें 500 से 600 रुपए रोज की कमाई हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसको करने के लिए मैंने बिल्कुल दीनदयाल उपाध्याय जी का आपने नाम लिया, मैं खुद का काम कर, और समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास शरीर पर कपड़े नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानना चाहिए और उसकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये अंत्योदय का विचार दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने चिंतन में रखा है। और इसलिए 1 करोड़ लोग, और उनके ऊपर डिपेंडेबल अगर पकड़ जाए तो 4 करोड़ लोग है, गरीब आबादी है। अब इनको पूरा ये साइकिल रिक्शा से कन्वर्ट करके ई रिक्शा में करना, और आपने अच्छी बात बताई कि इसको सोलर एनर्जी में लाना चाहिए। अब सोलर एनर्जी में क्या किया कि जो टप रहता है ऊपर का, उसके चाइनीज कंपनी ने टप के ऊपर सोलर सेल लगा दिए और सोलर सेल से कुछ चार्जिंग होने लगा। अब सोलर सेल की इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में 16% है। अब उतने से रिक्शा चल नहीं सकता, 120 किलोमीटर चलना चाहिए, वो 20-25 किलोमीटर से होगा नहीं। अब सोलर सेल की इफिशियंसी जब 40% पे जाएगी, तब ये टब अगर सोलर सेल का बना है तो यह संभव है, पर उस पर रिसर्च शुरू है। अभी कमर्शियली सोलर सेल पर चलाना मुश्किल है। तो मैंने हमारे यहां दिल्ली कारपोरेशन को और सरकार को मैं प्रार्थना करने वाला हूं कि जैसे मार्च, अप्रैल और मई में जब धूप टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोगों को पीने के पानी के लिए प्याऊ लगाते हैं, तो क्या कुछ पब्लिक प्लेसेस पर जहां ये रिक्शा स्टैंड है उसको शेड सोलर पैनल का तैयार करके हम इन गरीब लोगों को, ये ई रिक्शा वालों को फ्री ऑफ चार्ज चार्जिंग करने की सुविधा कारपोरेशन, नगर पालिका दे सकती है। तो मुझे लगता है इसमें निश्चित रूप से ये होगा। ये विशेष रूप से आपने कहा, मैंने ये दीनदयाल ई रिक्शा योजना को फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के पास रिकमेंड करके भेजा, और बाद में मैंने थावरचंद जी गहलोत और अपने नजमा जी के साथ मीटिंग कराई, और उनकी ऑलरेडी फाइनेंसिंग कारपोरेशन है, और ये थावरचंद जी यही बैठे। और ये आप लोग तो जातिवाद और सांप्रदायिकता की जम के राजनीति करते रहिए। मुझे कोई आपको जो आप है ना, आप लोग नहीं, जो करते होगे उनके लिए लग रहा है, आपको टोपी फिट बैठने की आवश्यकता नहीं। मैं करते तो आप हैं सर, आप क्यों चिढ़ रहे, पर आप नाराज क्यों हो रहे, आपको टोपी पक्की क्यों बैठ रही है? आप चिंता मत करिए, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, जो करते उनके लिए बोल रहा हूं, आप नहीं है वैसे। सर हमको जरूरत नहीं है, पर मैं इसमें बताना चाहता हूं कि इसमें ई रिक्शा चलाने वाले लोग कौन है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज के हैं, और बिहार और यूपी से आए हुए ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली में आए हैं। ये गरीब लोग हैं, कोई अपना घर नहीं छोड़ता, कोई अपना घर, हमारे मुंबई में भी इतने लोग आते हैं तो कोई मजबूरी से आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, रोटी नहीं मिलती इसलिए आते हैं। ये बिहार से, यूपी से, जहां से ये जो लोग आ रहे हैं, ये रोटी के लिए आ रहे हैं। और इसलिए मैंने इन मंत्रियों को कहा कि इसको हम इकोनॉमिकली वायबल कैसे करें। और मुझे थावरचंद जी बैठे और नजमा जी जो दोनों ने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट की फाइनेंस कारपोरेशन है और 3% इंटरेस्ट से हम सब इस रिक्शा को, साइकिल रिक्शा का कन्वर्जन ई रिक्शा, तो 4% इंटरेस्ट से हम इसको फाइनेंस करेंगे। ये बात उन्होंने मान्य की है, और इसके बाद आज का ये बिल मंजूर होने के बाद ये लीगलाइज हो जाएगा। मिनिस्टर प्लीज एंटर द चेयर। देखिए सर, पहले योजना शुरू होने दीजिए। मैं तो जरूर ये इनसे प्रार्थना करूंगा कि 0% आता तो भी अच्छा है, पर आज उन्होंने कहा है ये शुरुआत होगी। और आपको एक मालूम होगा, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और जब 20 कलमी कार्यक्रम के बारे में बात आई थी, वो अच्छी बात थी, तब 20 पॉइंट प्रोग्राम में इंदिरा जी ने एक अच्छा निर्णय किया था कि पहली बार साइकिल रिक्शा चलाने वालों को राष्ट्रीयकृत बैंक का लोन देने लगी थी, और आग्रह से कहती थी कि इनको लोन दो। देखो, जो अच्छा है वो अच्छा है। अब वो टेक्नोलॉजी बदल गई, अब ये ई रिक्शा आई है, और इसलिए हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के जितने संबंधित विभाग है वो करेंगे। बाकी जगह फिर हम इसमें मार्ग निकालेंगे। अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री को मैं कहूंगा, और जितना कम इसमें हो सकता है उतना देने की कोशिश इसमें जरूर होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, और ये
हम जानना चाहते हैं, मुझे और खड़गे जी को भी ई रिक्शा में पार्लियामेंट में आने के लिए अपॉइंटमेंट बिल्कुल। देंगे? नहीं, पार्लियामेंट में प्रदूषण नहीं होगा। सर ये आपको पता होगा, पुराने समय में पार्लियामेंट में मेरा तो अनुभव नहीं, मैं तो नया आया हूं, पर जब पेट्रोल के भाव बढ़े थे तो एक बार चंद्रशेखर जी और सब लोग उस समय साइकिल पे बैठकर पार्लियामेंट पर आए थे। तो वेंकैया जी, आप और सभापति, इसकी ये पोल्यूशन फ्री है, ग्रीन व्हीकल है, अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा इसका स्वागत होगा और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पर ऐसा तो नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। वेंकैया जी तो उसमें आसानी से बैठ के आएंगे, खड़गे साहब को वजन कम करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये ई रिक्शा के वजन के बारे में थावरचंद जी, मैं आपको एश्योर करता हूं कि मेरा भी वजन आपके जैसा, आप चिंता मत करिए। मेरे जैसे चार लोग, वैसे मेरा 40 किलो वजन कम हुआ है, अभी आज की स्थिति में जो हूं, मेरे जैसे 4 लोग और 40 किलो का सामान, ये ई रिक्शा के लिए अनुमति है। और दूसरा ऐसा है कि जो ई कार्ट है उसमें 310 किलो का रखा है। अब ई कार्ट का कन्वर्शन फ्रूट जूस सेंटर में हो सकता है, ई कार्ट का रूपांतर सब्जी के दुकान में हो सकता है, ई कार्ट का सेंटर और छोटे छोटे गरीब लोग जो बैठते हैं पटरी पर, रोड पर, वो कभी बैठने के लिए प्रॉब्लम आता है अच्छे शहरों में, तो उसका हो सकता है। पर वेंकैया जी, एक बात इसमें है, इसमें कौन से एरिया में इसको अलाउ करना या नहीं करना, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय और इसके अधिकार राज्य सरकार के पास है। अभी मुझे हमारी मुंबई की सम्माननीय पार्लियामेंट की सदस्य पूनम महाजन बोल रही थी कि मैं बांद्रा में शुरू करना चाहती हूं, मतलब नहीं, ये मुंबई में ये ई रिक्शा को परमिशन देना उचित नहीं होगा, आप इसको मुंबई में मत शुरू करिए। पर मुंबई के जो उपनगर है उसमें सोचा जा सकता है, जो नगर बी ग्रेड उसमें, क्योंकि दिल्ली में जब वहां इतना ट्रैफिक है कि ये 25 किलोमीटर इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड 25 किलोमीटर होने के कारण और जिस प्रकार की इसकी रचना है उसके कारण, जहां फास्ट ट्रैक के रोड है या जहां कुछ ऐसी मूवमेंट है, उसके बारे में राज्य सरकार को हमने अधिकार दिए हैं और उसके बारे में वो निर्णय करेंगे। इसकी जो पावर है वो 2000 वैट तक हमने रखी है और 25 किलोमीटर की स्पीड का इसमें ये रखा हुआ है। सम्माननीय सदस्य हमारे उड़ीसा से जो है, उन्होंने अच्छी बात कही, मैं थोड़ा सा आपका नाम, तथागत जी ने अच्छी बात कही और उन्हें बायोफ्यूल की बात की और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं 8 साल से इसमें काम कर रहा हूं और इसके बाद मैंने वेंकैया जी से भी प्रार्थना की है कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ये हमने तय किया है, क्या हमारे देश की स्कूल बस और सिटी बस हम बायोफ्यूल पर चला सकते हैं, इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस और ई बस, ये इलेक्ट्रिक बस। तो ये मैं आपको इसके पहले भी सदन में बता चुका हूं कि हमारा डिपार्टमेंट इसके पर रात दिन काम कर रहा है और इस देश की पहली बस जो किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर 100% चलती है, वो मैंने अपने शहर नागपुर में शुरू भी की है, आप एक बार देखने के लिए आइए। और कचरे से भी इथेनॉल तैयार होगा तो इस देश में 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट, ये पेट्रोल डीजल गैस जो पोल्यूशन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें 95% इमिशन है। तो ये आपकी बात को मैं स्वागत करता हूं और आने वाले समय में जब ये 1988 मोटर व्हीकल एक्ट को आपके सामने ला रहा हूं, तब इन सब बातों के बारे में विचार करके हम आएंगे। पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑलरेडी हमने बायोफ्यूल के बारे में स्टैंडर्ड्स पक्के करके उसको अनुमति देने कर एक ट्रायल होकर अभी 1 महीने के अंदर इस देश में बायोडीजल पर, बायोगैस पर और इथेनॉल पर बसेस के लिए अनुमति मिलेगी। और निश्चित रूप से इसके बारे में हिंदुस्तान को प्रदूषण से बचाना, प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान करना और हिंदुस्तान के भूमिपुत्र, चाहे किसान हो, गरीब लोग हो, ये अब फ्यूल तैयार करेंगे। अब इसके बाद इंपोर्टेड फ्यूल, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम का गैस पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश और बिहार तो पूरा उसी पे चलेगा, वो सपना है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और एक बात आपने जो कही, और एक बात आपने कही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, और पप्पू जी के तरफ तो पूरा दोस्ताना है और इसलिए आपके साथ इनके तरफ भी पूरा ध्यान है, चाहे दोनों अलग पार्टी में होने के बाद में भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एग्जिस्टिंग जो डीजल बस है स्टेट कारपोरेशन की, ये राज्य के सभी स्टेट कारपोरेशन की ट्रांसपोर्ट बसेस घाटे में चल रही है और इसलिए हमारे गीते साहब के इसमें हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने भी
बहुत अच्छा एक प्रपोजल तैयार किया है कि इलेक्ट्रिक बस। अब हिंदुजा की लंदन में बस थी, मैं बैठ के आया हूं। अब हम ये कोशिश, इसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कुछ कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत घोषणा कर रहा हूं, तो मेरी घोषणा लिख के रखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, पर हम अब अध्ययन कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग डीजल बस को हम इलेक्ट्रिक बस पर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। और मुझे लगता है आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम कामयाब होंगे मेक इन इंडिया में, और हमारे देश के लोग इलेक्ट्रिक बस को कन्वर्ट करेंगे। और हम हमारे वेंकैया जी है, उनको हम लोग अनुरोध करके, जब हमारा प्रूव होगा तब उनको अनुरोध करेंगे जेएनआरयू में अभी तो उन्होंने नई योजना लाने वाले हैं, उसमें हमारे देश में ये इलेक्ट्रिक बस को प्राधान्य मिले और प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान बने। तो आपकी बात को जरूर स्वीकार करेंगे। बाकी नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बारे में मैंने बताया। मैं अनुप्रिया जी का बहुत बहुत अभिवादन करूं, धन्यवाद देता हूं उनको। उन्होंने मेरा काम बहुत आसान किया। कभी कभी उन्होंने इतनी अच्छी बातें सब रखी है कि जिसके कारण मुझे लगता है अनेक सवाल का जवाब मिल गया है। जहां तक ये तथागत जी ने ही हाइब्रिड कार का भी कहा था, और ये अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी, कुछ डीजल प्लस इलेक्ट्रिक, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक, सीएनजी प्लस इलेक्ट्रिक, ये संभव है। पर यह क्या हुआ था कि हमारे यहां जो मोटर व्हीकल के इसको कंट्रोल करने वाली जो कंपनी थी, मुझे बहुत देर में ध्यान में आया गीते जी को और मुझे, कि इसको हम कंट्रोल नहीं करते, ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्रोल करते थे, और वो देश में कोई नया सुधार नहीं होने देते थे, और वो 4-4 साल परमिशन नहीं देते थे। अब ये ध्यान में आया तब हमने अभी उनको दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया है, और उसके कारण अभी मैंने उनके इंडस्ट्री में कहा है कि ये सब बदल रहा है, आना है तो हमारे साथ चलो, नहीं आना है तो खिसकते हुए लेके जाएंगे। तुम नहीं करोगे तो फॉरेन कंपनी आएगी, फ्यूएल बदलेगा, प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान बनेगा। आप आए तो आपके साथ, नहीं आए तो आपके बिना। यही शब्दों में कहा, और वो भी अब इसमें काम में लगे। मुझे विश्वास है कि ये निश्चित रूप से होगा। मैं सदन को और एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये केवल दिल्ली के लिए नहीं है। ये आप जो अनेक छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं, मैं देहात की बात नहीं करता, या 5000 बस्ती में जो देहात में, जैसे पंजाब और हरियाणा में वहां टार रोड बने हुए हैं, तो वहां आप इसका जरूर विचार करें। पर बाय एंड लार्ज जो देहात है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो 2 लाख 5 लाख के छोटे शहर है, किस एसटी स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन का जाने का है, तो ऐसे छोटे छोटे जगह पर गांव में आपको 1-3 किलोमीटर मेन रोड से अंदर जाना है, तो मुझे ऐसा लगता, मैं देखता हूं बिहार, यूपी और बंगाल में, कि छोटे वाहन में वो डीजल इंजन लगाते, 15-15 लोग उसमें बैठते हैं, तो डीजल से धुआं निकलता रहता है। मैं जब अभी बंगाल में एक बार इलेक्शन प्रचार के लिए गया था, तो मैंने देखा प्रदूषण भी होता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को ई रिक्शा में कन्वर्ट करके प्रदूषण मुक्त करने का एक अच्छा अवसर मिला है, और मैं आपको प्रार्थना, उन्हीं लोगों को आप इस स्कीम में डालकर, अगर ये ई रिक्शा में 4 सीट का अगर कन्वर्शन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक ये बहुत चीप फ्यूएल है, ये इंडिजिनियस है, स्वदेशी है और पोल्यूशन फ्री है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देश के 1 करोड़ लोग जो ई कार्ट, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं, उनको मुक्ति देकर उन सब गरीब लोगों को हम लोग अगर ये दे देंगे, तो देश के इतिहास में गरीबों के लिए एक बहुत हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरी काम होगा, और इसमें आप सहयोग करिए। मैं सम्मानीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं, ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी की तरफ क्यों भेजना? मेरे हाथ में नहीं था, कोर्ट का निर्णय था, 3-4 महीने चले गए। कोर्ट के निर्णय के लिए ना मैं कुछ कह सकता हूं, ना आप कुछ कर सकते हैं। अब मुश्किल से आए तो आपने कहा जल्दी क्यों लाया? कोई दिल्ली के चुनाव के लिए नहीं लाया। मेरे मन में एक दिन लगता है कि ये गरीब आदमी जो है, लाखों लोग दिल्ली में बेरोजगार बैठे हैं, मुझे मिलते हैं। एक बार मुझे कहा कि तुम्हारे घर के सामने आत्मदान करेंगे। मैंने उनको बुलाया कि मैं तो चाहता हूं, पर मैं क्या करूं, कोर्ट का जब तक निर्णय तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मुश्किल से कोर्ट का निर्णय हो गया, अब आपके आशीर्वाद से पार्लियामेंट का निर्णय हो गया, तो आप इसको जल्दी लेकर, बड़ा हो जाने देखिए आप जरूर, जल्दी होकर, और इसमें कोई लैप्सेस नहीं है, कोई लूप होल नहीं है। मैंने क्या 2 सुधार किए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पद्धति ऐसी है कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के पहले लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है, लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस होता है, और परमानेंट लाइसेंस 1 साल लेने के बाद फिर कमर्शियल लाइसेंस यानी ई रिक्शा आप चला सकोगे। तो वो जो बेचारे गरीब लोग हैं, वो 1.5 साल क्या करेंगे, वो रोजी रोटी कहां से मिलाएंगे? इसलिए मैंने सुधार किया है कि आप एक करिए कि 10 दिन का ट्रेनिंग आपको मैन्युफैक्चरर देगा या एसोसिएशन देगी,
और उसके बाद में आप लाइसेंस मिलेगा और आप इसको चला सकेंगे, ताकि गरीब आदमी की रोटी हम नहीं छीन सकेंगे। दूसरा निर्णय क्या किया, अब ये 8वीं पास और 10वीं पास ही चाहिए। अब ये जो बिहार यूपी से बेचारे गरीब लोग आए हुए हैं, ये रोजगार के लिए आए हुए हैं। अब कोई मैट्रिक पास है, कोई नहीं है, ये मेहनत का काम है। उसको 10 दिन का ट्रेनिंग लेकर ये एजुकेशन वाली जो कंडीशन ये निकाल दिए। 2 ही बातों के लिए मैंने बिल लाया। अब ये 2 बातें निकालकर तुरंत अगर आप जल्दी करोगे तो तुरंत ये लाखों लोगों की रोजी रोटी मिल जाएगी। अर्जेंसी इसकी है। खड़गे साहब, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि गरीबों के हितों में है और आप भी दिल से चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो और गरीबों को तुरंत रोजगार मिले। अब ये स्थिति होने के बाद, और ये कोई दिल्ली इलेक्शन का नहीं है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों करोड़ों लोगों का काम है, सब जगह ये चलने वाला है। चुनाव तो हर साल भर हमारे देश में चलते रहते हैं। आप इसको ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास जाने की बात मत करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पास कोई भी अड़चन है, कोई भी अच्छा सुझाव है, आप मेरे पास आइए। आपके अच्छे सुझाव को स्वीकारने के लिए जब सरकार तैयार है तो आप चिंता क्यों करते हो ज्वाइंट सिलेक्शन में जाने की? तो हमारा खत्म हो क्या रिक्शा में तो भाग रहे हैं, अब मोटर ला रहे हैं इलेक्ट्रिकल, तो जरा नहीं, हमारा जिस मकसद से आप लाए हैं या जो कानून है, उस कानून के विरोध में हमारा कोई सदस्य बात नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, हम हमेशा जो फॉलो करते आए हैं, हर एक्ट को, हर अमेंडमेंट को, मोर और लेस जो बिगर अमेंडमेंट्स है, उसको हम सिलेक्शन कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में पहले से भेजते आए हैं। अरे बैठिए आप, मेरा नाम क्या है सबको मालूम है, क्यों आप पुकार। लेकिन यहां पर नायडू जी भी है। एक ऐसी बात हो गई थी कि आर्टिकल 371J कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो मेरे प्रदेश का था, हैदराबाद कर्नाटक के लिए। बहुत कोशिश करने के बाद क्योंकि आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितनी कठिनाई से होती, उस वक्त बीजेपी और सभी पार्टियों ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए वो मेरे जिले का और हैदराबाद कर्नाटक का आ गया। लेकिन उसमें कुछ खामियां थे, इसीलिए हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन उठाए। उस वक्त वेंकैया नायडू साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे होम डिपार्टमेंट के, तो हमने ये उठाया सवाल। देखिए, ये बहुत कठिनाई के बाद ये कानून आया है, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी में मत भेजो। तब उन्होंने कहा आपको अगर 2 दिन में होना हम करके देंगे, 3 दिन में होना करके देंगे, 8 दिन में होना है तो करके देंगे बोले। हम बोले ठीक। तो वो 4 दिन में इमरजेंसी मीटिंग बुला के, सुनो जी कैसी हालत है, उसलिए बोलो क्यों आप इतने उतावल है, जरा थोड़ा कुछ हो गया वो बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो है 4 दिन के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर स्टैंडिंग कमेटी करके जो भी खामियां थे वो सेटराइट करके फिर इमीडिएटली भेजे। क्या ये झूठ है? तो आप दूसरों का सुनने में क्या है कि आप ऐसो हमको ऐसा कटघरे में ठहरा करना चाह रहे हैं कि हम गरीबों के विरोध में हैं और आप गरीबों के पक्ष में हैं। हाँ, ये अरे आप मालूम है आपका पूरा बजट बोल रहा है आप गरीब के फेवर में है क्या अगेंस्ट में है। आपका मनरेगा प्रोग्राम बोल रहा है, आपके पूरे सब्सिडी के स्कीम बोल रहे हैं। वो जरा बैठिए। तो इसीलिए जो है ये कोई विरोध में नहीं है, सभी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में न हो। कुछ सुझाव भी अगर ऐसे आते हैं, जैसा आपने कहा कि हमारे सतपति साहब ने आपके पास कुछ सुझाव दिया, हो सकता है दूसरे स्टैंडिंग कमेटी के में वो 2-4 दिन में भी कर सकते हैं, 8 दिन अगर चाहे तो कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप प्रोसीजर छोड़ के, इफ यू गो अगेंस्ट द प्रोसीजर, दिस विल बी ए बैड प्रेसिडेंट, and if you continue this precedent, then there is no role for standing committee. Therefore, we are requesting, we are not blaming anybody, but you should go according to that. देखिए, मैं
जो खरगे जी ने बताया स्पिरिट के संदर्भ में इसमें दो मत नहीं है। और आप भी गरीब लोगों का सेवा करना चाहते हैं, हम भी सेवा करना चाहते हैं। हम सब मिलकर गरीबों का सेवा करें, उनका उत्थान करें, उससे हम आगे बढ़े। ये सेशन ये पार्लियामेंट में जब से हम आए तब से लेकर रेलवे अमेंडमेंट बिल 3 घंटा चर्चा करने के बाद हमने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, और SC/ST प्रिवेंशन अट्रॉसिटीज अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए, फैक्ट्रीज बिल अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए, रिपील एंड अमेंडमेंट बिल 2014 स्टैंडिंग कमेटी में गए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल, वो उसके बारे में मेरा मन में था जल्द से जल्द होना चाहिए। जो बच्चा रेप करने के लिए सामर्थ्य है उनको सजा मिलना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने कहा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, वहां भेजो, फिर भेजा। इसलिए सरकार को कोई संकोच नहीं, मगर विषय में जहां ज्यादा मतभेद नहीं है, जिसमें ब्रॉडली सर्वसम्मति है, ऐसा विषयों के लिए दोबारा वहां भेज के समय क्यों खर्च करना, ऐसा सोच के हमने अनुरोध किया है। एक दूसरा, खरगे जी बता रहे थे रूल्स रेगुलेशंस नियमावली वगैरह, हम एक अग्रीमेंट में हो जाए। आज से कल से हम और आप सब लोग जो पुस्तक में है, जो अभी तक प्रेसिडेंट्स है, क्वेश्चन आवर से लेकर सब उसका नियम करेंगे। ऐसा एक निर्णय पे आ जाए तो जरूर हम स्वीकार करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिस्टर सर मैं खरगे साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सर जो जॉइंट आप 9 बार आप लेजिस्लेचर में था, 9 times। कैन एनीबडी टीच यू सर? आई एम नॉट मेकिंग दैट मच, दुस्साहस नहीं कर रहा हूं, सिखाना संभव नहीं है, इस उम्र में कोई सीखेगा भी नहीं। कानून के तहत अगर आप चलेंगे तो सबको अच्छा होता है, लेकिन कहना एक और करना एक, अगर ऐसा हुआ तो वो ठीक नहीं है। सर प्लीज ऑर्डर, प्लीज मिनिस्टर यू एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। सर मैं आपके मार्फत प्लीज एड्रेस। No. Please, nothing will go into regard. Whatever it says, nothing will go into regard. Please, Minister, you address the chair. सर मैं आपके मार्फत मैं सदन के सम्मान्य सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि ये बिल अमेंडमेंट बिल है, इसके बाद में रूल्स बनने वाले हैं, और आज सदन में इस बिल के बारे में जितने प्रश्न सम्मान्य सदस्यों ने निर्माण किए थे, उन सब सदस्यों के शंका का, उनकी जो कुछ समस्याएं थी, उनके प्रश्न थे, उसका सबका मैंने जवाब दिया है। इसके बाद में भी अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद इसके रूल्स हम बनाने वाले हैं, और उस रूल्स में मैं आपसे अनुरोध करता हूं सभी सम्मान्य सदस्यों को, उसमें से भी कोई रह गया होगा तो आप मुझे दीजिए, और मैं खुले दिल से आपके अच्छे सुझाव को उसमें अंतर्भूत करूंगा, ये विश्वास देना चाहता हूं। मैं आपको फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली के लाखों लोग आज घर में बैठे हैं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, एक एक दिन उनका रोजगार छीना जा रहा है, बहुत से रिक्शों को पुलिस ने जब्त करके रखा है, और ऐसे स्थिति में आज उन गरीबों के तरफ देखते हुए, उनके रोजी रोटी के तरफ देखते हुए, और पुराने रिक्शों को भी हम रेगुलराइज कर रहे हैं। एक बात ये भी बता रहा हूं कि उसको हमने पूरी तरह से रेगुलराइज करने के बारे में भी स्कीम बनाई है। हम किसी का रोजगार छीनना नहीं चाहते। ऐसे स्थिति में उन गरीबों के हितों का विचार करते हुए एज अर्ली एज पॉसिबल इसको इंप्लीमेंट करना, ये गरीबों के हित में है, और हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार करोड़ों लोगों को जिसका फायदा मिलने वाला ये बिल है, और आप सबने इसका समर्थन किया है, और आपने अच्छे सुझाव दिए, मैंने उसके ऊपर आपको जवाब भी दिया है, और अगर कुछ कम रहा तो रूल्स में डालने के बारे में भी विश्वास दिया है। मेरे भाषण के बाद भी कुछ अगर आपको देना है सुझाव तो अनुमति से मुझे पूछिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आप अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो जितने लोग आए हैं अगर अच्छा सुझाव देते तो मैं तुरंत उसमें आपको मान्य करने के लिए तैयार हूं। मैं फिर से एक बार आपको अनुरोध करता हूं कि गरीबों के हितों का ध्यान में रखकर ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी की मांग को आप छोड़ दीजिए और इस बिल को आप मंजूर करिए, और देश के इतिहास में गरीबों के हितों में एक अच्छा काम हो रहा है, इसको आप एक मत से इसका समर्थन करिए। इतना ही मैं आपको नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।